हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। इतिहास की क्लासेस में हम लोग मगध साम्राज्य को डिस्कस कर रहे हैं। मगध के ऊपर पहला शासकीय वंश हर्यक वंश रहा है, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों के बारे में आपको समझाया था, जिनमें से कुछ स्रोत थे जैसे साहित्यिक स्रोत है और अभिलेख स्रोत है, मतलब लिटरेचर जो एविडेंस है हमें मिले हैं मौर्य डायनेस्टी के, और इंस्क्रिप्शन जो एविडेंस मिले हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था कि कहाँ से मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो मौर्य साम्राज्य के शासकों को लेकर रहेगी, जिनमें से आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के बारे में। तो मौर्य वंश जो है, जिसका टाइम पीरियड 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व है, और इसके जो संस्थापक जो फाउंडर थे मौर्य वंश के, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो फाउंडर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त ऑप्शन में भी आ जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, इसके सामने जब मौर्य शब्द लग जाएगा तो ही इज ए फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो वो मौर्य वंश का एक संस्थापक था। तो ध्यान रखेंगे। अब अगर बात हम लोग करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने सबसे पहला जो अपना ये साम्राज्य की नींव रखी थी वो किसके बाद रखी थी? तो हमारे मगध पर एक शासन, मगध पर नंद वंश चला करता था, नंद वंश। तो नंद वंश के अंतिम शासक जो थे कौन थे? तो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। इस घनानंद को 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया था, पराजित किया था, उसे हरा दिया था, ठीक है, उनकी हत्या कर दी थी। और मगध पर मौर्य वंश की नींव रखी थी, मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी थी। तो मौर्य वंश की जो नींव रखी थी वो किस वंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी? तो आपका आंसर लगेगा घनानंद को पराजित करके नंद वंश के शासक को, तब जाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करें आपसे कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, इन चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कर्षापण में कौटिल्य के द्वारा खरीदा गया था। कौटिल्य के द्वारा खरीदा गया था। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके द्वारा इसको खरीदा गया था, किसने? कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था 1000 कर्षापण में। ये एक प्रकार की मुद्रा हुआ करती थी उस समय। तो हमें ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक से जानकारी मिलती है, और कौटिल्य ने ही इनका पालन पोषण किया था चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति वगैरह या राज के नीति के जितने भी रूल्स थे, विधि थी, उन सभी बातों से जागरूक किया था चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर एक पुस्तक की रचना करते हैं। उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य ने की थी, और ये एक संस्कृत भाषा में लिखी गई एक पुस्तक थी कौटिल्य के द्वारा। संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक थी कौटिल्य के द्वारा, अर्थशास्त्र। और कौटिल्य को जो जाना जाता है वो विष्णुगुप्त और कौटिल्य को इसके अलावा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से। ये इसी के दो नाम हैं अन्य, कौटिल्य के, विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो ये घनानंद ने जब स्थापना करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो स्थापना करी थी 322 ईसा पूर्व में घनानंद को पराजित करके, तो उसी टाइम पर इन्होंने घनानंद की पुत्री से विवाह किया। घनानंद की जो पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था दुर्धरा। और इसी से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर पत्नी को पूछा जाए, एग्जाम में पहली वाइफ को पूछा जाए, तो वो अवशेष हमें मिलते हैं
कि वो दुर्धरा से इनका विवाह हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का। और दुर्धरा कौन थी? दुर्धरा घनानंद की बेटी थी, पुत्री थी, और घनानंद को इन्होंने 322 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया था। ये चीज हमने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर 322 ईसा पूर्व में 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सीरिया के राजा, सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ था, या के बीच एक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी, एक कह सकते हैं कि संधि हुई थी। उस संधि के बाद इन दोनों के बीच में कुछ लेन देन हुआ। वो जैसे कि उनकी शर्तें क्या थी, इस संधि की जो शर्तें थी वो क्या रही है, उन शर्तों के बारे में यदि मैं आपको बताऊं जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो एक तो ये है कि सबसे पहला पॉइंट, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, जिसका नाम था हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया था, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो एक तो पहला पॉइंट ये है संधि का कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह कार्नेलिया या हेलेना से किया था। इस संधि के बाद, जब युद्ध के बाद दोनों के बीच में एक संधि हुई थी। नंबर सेकंड पॉइंट ये है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 शहर दिए थे, जैसे कंधार, हेरात, मकरान एवं काबुल। तो ये जो उत्तर पश्चिमी राज्य हैं भारत के आज, तो उन उत्तर पश्चिमी राज्य जो आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले एरिया में आते हैं, तो ये उस समय भारत का हिस्सा हुआ करते थे। और सेल्यूकस निकेटर के पास इनका कब्जा हुआ करता था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो थे वो किसके सेनापति रहे हैं? सेल्यूकस निकेटर जो थे वो सिकंदर के सेनापति रहे हैं, और सिकंदर के सेनापति होते हुए इन्होंने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, और जिनमें से कंधार, हेरात, मकरान और काबुल जो थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या इनको बदले में दिया था, वो करके भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस संधि के अनुसार जो शर्त हुई थी, उस शर्त के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो इसके अलावा कुछ सेना बनाने के लिए सैनिक दिए थे, इसके अलावा घुड़सवार दिए थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो थी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दी थी उस संधि के अनुसार, जब इनका 305 में युद्ध हुआ था, उसके बाद की जो ट्रीटी रही है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बात और बोली सेल्यूकस निकेटर को कि जब मैं आपकी लड़की से शादी कर रहा हूं, हेलेना से, कार्नेलिया से, तो इससे जो जन्मा बच्चा होगा वो भारत का शासक नहीं बनेगा, उसको मैं अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा। तो ये बात भी इस संधि में बोली गई थी। उसके बाद बात आती है हमारी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत रहते थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस
का राजदूत मैगस्थनीज रहता था। और मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इसकी पुस्तक का नाम पूछा जाता एग्जाम में, तो वो था इंडिका। इंडिका जो थी वो सेल्यूकस निकेटर की पुस्तक थी, और इसी इंडिका में भारत और यूरोप के व्यापारिक संबंधों को भी दर्शाया गया और भारत के कुछ राजनीतिक चीजों के बारे में भी इसके अंदर वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो जैन धर्म को इन्होंने अपनाया था, जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने ली थी। एक जैन गुरु रहे हैं जिनका नाम था भद्रभाव के द्वारा इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मतलब कहने का यह है कि इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस समय मगध में एक अकाल पड़ा था, उसी अकाल में उन्होंने क्या कहा कि अपने गुरु जो थे भद्रभाव और अपने आप जो थे अपने आप को लेकर कर्नाटक में चले गए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनका जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला, और श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में जैन परंपरा के अनुसार ठीक है उपवास किया था। अंतिम दिनों में इन्होंने उपवास किया। ये बीमार पड़ गए थे, इन्होंने दवाई छोड़ दी थी और इन्होंने खाना छोड़ दिया था, क्योंकि जैन परंपरा के अनुसार एक सरलेखन प्रक्रिया होती है। उस सरलेखन में क्या करते हैं कि अपना खान पीन, अपनी मेडिसिन वगैरह इत्यादि त्याग देते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो उपवास किया एवं छठे दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। छठे दिन इनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, तो ये कहा जाता है, इस प्रक्रिया को जब ये उपवास करते हैं तो जैन धर्म में इसको सरलेखन कहा जाता है। जब ये अपनी मेडिसिन, अपना खाना त्याग देते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, तो इस क्रिया को सरलेखन कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका आंसर लगेगा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। 298 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय कौटिल्य जीवित था और कौटिल्य जो थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर कार्य करते थे, और उसी टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। जब ये मृत्यु हुई थी तो उसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे, इनके जो पुत्र थे, इनके लड़के थे बिंदुसार को गद्दी पर बिठाया गया था, और बिंदुसार के कार्य का संचालन भी कौटिल्य करता था। तो ये थी आज की चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए हैं, वो हमने आपको अपनी क्लास के अंदर समझाई है। एंड थैंक यू सो मच।